Hello, guys. Welcome back to Legal Lens. I am Priyal. एंड कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई चल रही है? हम इतने आगे पहुंच चुके हैं एंड आई थिंक 3 महीने बाद पेपर है ना? तो क्या कर रहे हैं आजकल? पेपर की तैयारी हो रही है कि हम बस ऐसे ही लेके चल रहे हैं? चलिए वो तो समझेंगे कि क्या हो रहा है, बट अब हम आ गए हैं हमारे नए चैप्टर के साथ। एंड आज हम नया चैप्टर लॉ का स्टार्ट करने वाले, विच इज चैप्टर नंबर 4, एलिमेंट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ओके, पार्टनरशिप और एलएलपी के बारे में बात करने वाले हैं। पार्टनरशिप इज वेरी कॉमन वर्ड विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ एवरी टाइम। ठीक है, एवरी टाइम। एंड बहुत ही कॉमन चीज है, ठीक है? तो हम कभी कभी ना उसको कॉमन वे में ही लेना स्टार्ट कर देते हैं एंड जो हमको प्रोफेशनली पढ़ना है ना, वो हम भूल जाते हैं कि उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है पार्टनरशिप का। सो हम पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी लॉज बने हुए हैं, ठीक है, एलपी विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उससे जो रिलेटेड लॉज बने हुए हैं हमको वो पढ़ना है। वो पढ़ना है अभी लॉ में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नो ऑलरेडी कि हमारा लॉ का पेपर पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो हम जितनी कोशिश करते हैं उतना अपना मटेरियल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग। ठीक है, कुछ चीजों के बारे में मुझे पहले बात करनी है आपसे, देन वी कैन मूव ऑन टू आवर दिस चैप्टर, है ना? सबसे पहले तो समझो कि, मानो कि ये है, ये हूँ मैं। ठीक है, मैं चश्मा लगाया हूँ। ये हूँ मैं, है ना? और ये है एक मेरी फ्रेंड। ठीक है, मेरी फ्रेंड है ना? मेरी फ्रेंड है ये। ठीक है, ये हूँ मैं और ये मेरी फ्रेंड। तो मान लो मेरा नाम तो प्रियल है, तो मैं प्रियल हूँ, है ना? और मेरी फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है सुरभि। ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड। अब मेरे मुझे ना बहुत अच्छी कुकिंग आती है। आई लव टू कुक। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है एंड सुरभि के पास पैसा है। ठीक है, नाउ शी हैज मनी। ओके, तो जैसे कि हम जब दो दोस्त बैठते हैं, कोई भी दो दोस्त बैठते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या बिजनेस करें, कैसे पैसा कमाए, क्या करना चाहिए हमको आज की डेट में जिससे हम पैसा कमा सकें, है ना? जिससे हम पैसा कमा सकें। एंड आई एम नो अनदर। ठीक है, मैं भी वैसे तरीके से ही सोचती हूँ कि क्या ऐसी चीज कर लूँ जिससे मैं पैसा कमा सकूं फटाफट से, है ना? तो अब मुझे कुकिंग करना पसंद है, ठीक है, और इसके पास पैसा है ना? तो जब मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना कैफे खोल लेता है। एक छोटा सा ना कैफे खोल लेता है, सुंदर सा। इस पे मैं फ्लावर बना देती हूँ। सुंदर सा एक कैफे खोल लेता है। ठीक है, कैफे खोल लेता है एंड मैं कुक करूंगी एंड तू यार इसको बनाने का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो दे देना। सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगेगी ना तू वो दे देना। ठीक है, एंड जो भी इसमें से अपन कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा इसमें से, उसको अपन 50-50 बांट लेंगे। 50-50 एक दूसरे में बांट लेंगे। ठीक है, मैं कुक कर रही हूँ तो मैं अपनी स्किल लेकर आ रही हूँ एंड तू कैपिटल, मतलब तू अपना इन्वेस्टमेंट लेके आई तो मतलब तू कैपिटल लेके आ रही, अपना पैसा लेके आ रही, है ना? तो जब हमने दोनों ने कुछ ना कुछ चीज दी है इस चीज को, इस कैफे को बनाने के लिए, जो भी प्रॉफिट आएगा ना अपन 50-50 बांट लेंगे। चल साथ में एक काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा, ऐसा मैंने सुरभि को बताया। सुरभि बोली कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, तो तुझे कुकिंग करना पसंद है, तू काम कर लेना, मुझे मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दे दूंगी उस चीज के लिए। ठीक है, तो और 50-50 प्रॉफिट बांटने के लिए भी अग्रीमेंट हो गया। तो ये पूरी चीज का अग्रीमेंट हो गया। ठीक है, कि चलो अग्री कर दिए हम दोनों ने, अग्री कर लिया हम दोनों ने कि हाँ ठीक है हम ये कर सकते हैं, हम ये कर लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी होगा, हम कुछ बिजनेस भी कर लेंगे। हम दोनों ने अग्री भी कर लिया एंड प्रॉफिट शेयर करने के लिए म्यूचुअली डिसाइड भी कर लिया। ठीक है, म्यूचुअली डिसाइड भी कर लिया। तो यहाँ से हमारा कैफे का बिजनेस स्टार्ट। अब हम कमा रहे हैं प्रॉफिट और हम एक दूसरे में बांट रहे हैं 50-50%। ठीक है, एक दूसरे में बांटना स्टार्ट कर दिए 50-50%। अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ कि ऐसा आया, कोविड का टाइम आ गया। ठीक है, एकदम से कोविड हिट कर दिया।
कोविड हिट कर दिया, बाप रे। तो ना कैफे कोई आने भी छोड़ दिया, कोई आ ही नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, सब घर में बैठे हुए हैं, मोदी जी ने बोला कि सब घर में बैठो, तो सब घर में बैठ गए। अब कोई आ ही नहीं रहा खाने के लिए बाहर। तो ना तो मैं कुक कर पा रही हूँ, और इसका पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं कुक भी नहीं कर पा रही, पैसा भी नहीं पैसा भी पड़ा हुआ है, और कोई क्लाइंट्स भी नहीं आ रहा, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, किसको खिलाएं, कहाँ से पैसा कमाएं। तो 1 महीना तो ऐसे ही चला, 1 महीना ऐसे ही चला। ठीक है, 1 मंथ तो ऐसे ही चल गया। ठीक है, हमने सब रेंट पे कर दिया, जो भी हमको करना था, यूटेंसिल्स, मशीनरी का खर्चा, जो भी हमको करना था हमने किया। अब आया दूसरा मंथ। जब सेकेंड मंथ भी कोविड लगा रहा, ठीक है, एंड लॉकडाउन भी लगा रहा। कोविड की वजह से क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया था ना, है ना। तो ये सब हो गया। तो सेकेंड मंथ क्या हो गया, हमको लॉस होने स्टार्ट हो गए। लॉस। अभी तक तो हम ब्रेक इवन पे थे, पहले हम प्रॉफिट पे थे, फिर ब्रेक इवन पे आ गया कि चलो ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा बट हमारे पास अभी है पैसा। अब लॉस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लॉस जब होना स्टार्ट हो गया, लॉस जब होना स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ ना, कि सुरभि बोली कि मैं तो अपना पैसा निकाल के जा रही हूँ, मैं तो अपना पैसा निकाल के जा रही हूँ। ठीक है, मुझे इस कैफे में पैसा नहीं लगाना, मैं तो निकाल के जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि जो डेट्स हुए हैं हमारे, ठीक है, जो हमको पे करना बाकी है, उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे डेट्स का। तो सुरभि बोली मैं तो अपना पैसा लेके जा रही हूँ, मैं क्यों लॉस करूँ, मैं क्यों लॉस करूँ अपने पैसों का। मैं तो इन्वेस्टमेंट किया था कि ये सोच रही कि प्रॉफिट मिलेगा, मैं क्यों पैसा लगूं। तो ये बोली कि मैं अपना पैसा लेके जा रही हूँ, मैं अपना पैसा लेके जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, तू जैसे करना पे कर। धोखा दे दिया, धोखा दे दिया सुरभि ने, सुरभि ने धोखा दे दिया। तो तो फिर डेट्स होने लगे। तो अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके पास जाऊं, मैं क्या करूं। हम दोनों ने साथ में ये चीज काम स्टार्ट किया था, म्यूचुअली डिसाइडेड किया था, दोनों ने अग्री किया था बिजनेस करने के लिए, एंड प्रॉफिट भी दोनों को मिल रहे थे। तो अब लॉस का क्या करें, ये जो लॉस हो रहा है इसका क्या करें, क्या करें। तो 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 जब ये भागी, तो मैं भागी कहाँ पे, कोर्ट में। मैं कहाँ भागी, कोर्ट में। मैं गई कोर्ट में, मैंने बोला कि हम लोग ने पार्टनरशिप करी थी, हम दोनों साथ में थे, हम दोनों पार्टनर्स थे एक दूसरे के, हम लोगों ने बिजनेस किया, हम लोग अग्री किए कि हम बिजनेस करेंगे, कि मैं कुकिंग करूंगी, अपनी स्किल लेके आऊंगी, और ये इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, कैपिटल लेके आएगी, और हम लोग ने प्रॉफिट भी एक दूसरे से बांटे, और म्यूचुअली डिसाइड किया था हम दोनों ने कि ये काम हम करेंगे। पहले अच्छा चल रहा था कैफे, प्रॉफिट हो रहे थे, हमने 50-50% बांट लिया। कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो हमारा कैफे बंद हो गया, बंद पड़ गया। तो जो भी लॉस हुए, जितने डेट्स हुए, तो सुरभि लेके चली गई पैसा अपना वापस, और मेरे सर पे सब कुछ छोड़ गई, मेरे बर्डन पे सब कुछ छोड़ गई। तो कोर्ट बोलती है, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये केस देखा, कोर्ट ने बोला ये तो गलत हुआ, ये तो पीएल के साथ गलत हो गया, मेरे साथ तो गलत ही हो गया ये, है ना, सुरभि ने गलत किया है। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इस केस के लिए हम लेके आते हैं पार्टनरशिप एक्ट को, पार्टनरशिप एक्ट को, सिर्फ इसी केस के लिए हम लेके आते हैं पार्टनरशिप एक्ट को, कि कभी भी ऐसी पीएल के साथ गलती ना हो। ठीक है, पीएल के साथ कभी ऐसी टाइप की कोई गलती ना हो, इसलिए हम पार्टनरशिप एक्ट लेके आ रहे हैं, हम उसको एनफोर्स कर देंगे, उसको एनफोर्स कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये जो प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, अब आपने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। जब अच्छा चल रहा है तब नहीं आती प्रॉब्लम, जब खराब होने लगता है, जब गड्ढे में जाने लगता है ना, तब आती है। ठीक है, उसी प्रॉब्लम के लिए, उसी प्रॉब्लम को देखते हुए, इस जो लॉस और डेट वाली प्रॉब्लम थी, इसको देखते हुए ही पार्टनरशिप एक्ट लेकर आया गया है, इसी को देखते हुए पार्टनरशिप एक्ट लेके आया गया। तो क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया कि क्यों, क्यों हम इस लॉ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों हम इस लॉ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, यस। सो 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 अभी आपने इसमें बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है, बहुत सारी चीजें समझी, कि कि क्या क्या हो रहा है, कि अगर लॉस, ये तो हमने ठीक है, ये समझ लिया, ये सब में तो खुशी खुशी इंसान था। जब लॉस होता है तो क्या करे, जब कोई एक पार्टनर छोड़ के जाने की बात करता है, पार्टनर वांट्स टू लीव, है ना, तो क्या करें। ठीक है, तो क्या करें, तब के लिए तो हमने कुछ अग्रीमेंट बनाया ही नहीं ना, तब के लिए हमने कुछ अग्री किया ही नहीं। हमने ना कोई बात करी इस बारे में कि लॉस होगा तो क्या करेंगे, डेट्स होंगे तो क्या करेंगे, अगर कोई छोड़ के जाना चाहे तो क्या करेंगे। जब इस चीज के बारे में बात ही नहीं करी, तो कैसे हम एक पार्टनरशिप चला पाएंगे, कैसे एक बिजनेस चला पाएंगे, इस ऐसे तो बिजनेस नहीं चलता, राइट, ऐसे बिजनेस नहीं कर सकता। तो यहीं से निकल के आती है बात कि पार्टनरशिप एक्चुअली में है क्या, वॉट इज
पार्टनरशिप, आखिर पार्टनरशिप है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछो खुद से कि पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है कहाँ पे? डिफाइन किया गया है कहाँ पे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब सोचो 1932 में, इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना पार्टनरशिप एक्ट बन चुका था। इतने साल पहले पार्टनरशिप एक्ट बन चुका था, क्योंकि दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो तो हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा से चला आ रहा है। चाहे लोगों को इतनी नॉलेज थी या नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पहले से लोग पार्टनरशिप में आके काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 4 में हम अब लीगली पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप क्या होती, पार्टनरशिप क्या होती है। हम कहाँ पढ़ने वाले? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, एंड ये डेफिनेशन आपको हर आंसर में जहां भी पार्टनरशिप के बारे में पूछे हैं 3 लाइन में कोट कर दो, कोट कर दो। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 है ना? हाँ, हाँ 1932 है, सॉरी, 1932। आप हर जगह पे कोट कर दो। ठीक है, ये सिर्फ यही सेक्शन याद रखना पार्टनरशिप एक्ट का, सिर्फ यही सेक्शन आप याद रखना पार्टनरशिप एक्ट का। मैं आपको कोई सेक्शन याद करने को नहीं बोलूंगी इस एक्ट का। ठीक है, जैसे मैंने कंपनी लॉ में आपको कुछ सेक्शन सिखाए थे, मैंने बोला था, क्या आपसे बोला था कि ये सेक्शंस तो हमको लर्न ही करने हैं, हमको जो भी कंपनी लॉ का आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें हमको ये कोट करना है। अच्छा, सॉरी, माय बैड, अपन तो एमसीक्यू पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। सो डोंट वरी, हमको सेक्शंस जितने समझ में आएंगे हम लर्न करेंगे, है ना? मैं भूल ही गई थी कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लिया, है ना? होपफुली सेक्शंस आपसे ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे, है ना? होपफुली कंपनी लॉ के अगर पूछ भी ले तो आपको लर्न है, एंड आपको वो चीज एग्जीक्यूटिव में काम आएगी, एग्जीक्यूटिव में काम आने वाली। ओके, यस यस यस, तो मैं अभी दिमाग में रखूंगी कि ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहा, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहा। यस, सो पार्टनरशिप एक्ट कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइंड है। ओके, क्या होता है पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट है एक रिलेशन, किसके बीच में? बिटवीन टू पीपल। ठीक है, टू, बिटवीन टू और मोर पीपल, टू और मोर पीपल हो या पर्सन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू और मोर पर्सन जिनने क्या किया है? जिनने अग्री किया है किस बात पे? हु अग्रीड कि वो करेंगे क्या? शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, ऐसा बिजनेस विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग एज ऑल। मतलब क्या है इस चीज का? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन टू और टू और मोर पर्सन्स, दो और उससे ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, हु हैव अग्रीड। ठीक है, अग्रीड टू शेयर क्या? प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस विच इज कैरीड। बिजनेस कौन कैरी कर रहा है? या तो सब, या तो कोई एक विच इज एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, या तो कोई एक विच इज एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि यहाँ पे दो लोग बिजनेस कर रहे थे, कौन? एक तो प्रियल, एक तो सुरभि। ठीक है, प्रियल बिजनेस चला रही थी, वहां पे कुकिंग कर रही थी, कस्टमर्स को देख रही, सब कर रही थी। सुरभि ने सिर्फ पैसा डाला था, ठीक है, वो आ नहीं रही थी, वो सिर्फ पैसा डाल के चली गई थी। ठीक है, तो आई वॉज एक्टिंग फॉर ऑल, आई वॉज एक्टिंग फॉर ऑल, आई वॉज एक्टिंग फॉर बोथ ऑफ अस। ठीक है, तो ये होता है कि या तो कैरीड, जो भी बिजनेस है, इट इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग एज ऑल। ठीक है, और एनी वन एक्टिंग एज ऑल। सो पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिनने क्या एग्री किया है कि प्रॉफिट्स वो जो बिजनेस से कमाएंगे वो शेयर करेंगे, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग एज ऑल। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? नाउ, नाउ इस डेफिनेशन को समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए
इसमें ना कुछ-कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ओके? कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। अब समझो मान मान लो कि हम बना रहे हैं क्या? मैगी, 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 मैगी नूडल्स बना रहे हैं, ठीक है? मैगी नूडल्स बना रहे हैं और हमको 2 मिनट में ये मैगी नूडल्स बनाने हैं, व्हिच इज़ अ जोक। कभी भी 2 मिनट में मैगी नहीं बनती, ठीक है? तो हमको चलो मान लो मैगी नूडल्स बनाने हैं एंड इसके इंग्रीडिएंट्स समझने हैं कि इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं। क्या करते हैं हम पानी लेते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है? उसमें मसाला डालते हैं, उसमें थोड़ा नमक भी डाल देंगे, फिर उसमें चीज़ भी डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद मैगी डाल देंगे, फिर उसको बॉईल करेंगे। तो ये इंग्रीडिएंट्स हो गए मैगी बनाने के। समझो कि अपन मैगी बना रहे हैं, अभी मैगी बना रहे हैं, तो हमें समझने हैं कि इंग्रीडिएंट्स क्या हैं ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है? आपको पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ओके? जस्ट अ सेकंड। ठीक है? अपन को पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? मतलब किस कब पार्टनरशिप को बोला जाएगा कि पार्टनरशिप बन गई, कब मैगी को बोला जाएगा कि मैगी बन गई, ठीक है? कब बोला जाएगा कि मैगी बन गई? तो अभी हमको मैगी बनानी है, अभी हमको मैगी बनानी है और ये समझना है कि पार्टनरशिप करने के लिए क्या इंग्रीडिएंट्स चाहिए रहते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए क्या इंग्रीडिएंट्स चाहिए रहते हैं, किसको बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप, ये वैलिड पार्टनरशिप है, कब हम ये बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ हमने कुछ चीज़ों की बात करी थी, एक तो बिज़नेस, एक तो एग्रीमेंट, एक तो प्रॉफिट, म्यूचुअली डिसाइडेड था एंड 2 लोग थे। बस हमको यही लोगों को लेके आना यही चीज़ों को लेके आना है और हम बना लेंगे हमारी मैगी, हम बना लेंगे हम मैगी, ठीक है? पहले तो होता है इंग्रीडिएंट्स पहला होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है? यही समझ लोगे ना तो आपको डेफिनिशन भी लर्न हो जाएगी। इंग्रीडिएंट समझ लोगे तो डेफिनिशन भी आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है? 2 और 2 और मोर पर्सन्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है? क्या करने का? बिज़नेस करने का, ठीक है? बिज़नेस से जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे करेंगे? क्या करेंगे उसका? शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और ये दोनों ने क्या एक ने डिसाइड किया, दूसरे ने डिसाइड नहीं किया? नहीं। ये क्या है? म्यूचुअली डिसाइडेड है। तो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। क्या हो गई? म्यूचुअल। ये 5 इंग्रीडिएंट्स हैं, ये 5 इंग्रीडिएंट्स हैं इस पार्टनरशिप की मैगी को बनाने के लिए। इस पार्टनरशिप की मैगी को बनाने के लिए ये 5 इंग्रीडिएंट्स हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में कि हम क्या करेंगे? बिज़नेस करेंगे, जो प्रॉफिट्स आएगा उसको शेयर करेंगे और दोनों ने ये म्यूचुअली डिसाइड किया, दोनों की सहमति है। दोनों का क्या है? कंसेंट है। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि उसकी नाम ही भी हाँ है, ऐसा नहीं होता। दोनों ने हाँ करी है, बोला है कि हाँ हम करेंगे, ये पार्टनरशिप करेंगे, तभी जाके वो पार्टनरशिप बनती है। ऐसा नहीं कि वो हंस के चली गई तो हम सोचे कि हाँ उसकी हंसी में ही हाँ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, हम उसको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। ओके, नाउ अब अपन 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 क्या करते हैं? अब एक-एक इंग्रीडिएंट्स को समझते हैं। अब एक-एक इंग्रीडिएंट्स को समझते हैं कि ये सारे इंग्रीडिएंट्स क्या होते हैं एंड इन इंग्रीडिएंट्स इनमें से अगर कोई एक इंग्रीडिएंट भी मिसिंग है, तो पार्टनरशिप की मैगी नहीं बन पाएगी। अगर इनमें से एक इंग्रीडिएंट भी मिसिंग है, तो ये पार्टनरशिप की मैगी नहीं बन पाएगी। जैसे कि मैगी में अगर तुम पानी नहीं डालो, क्या मैगी बन जाएगी? नहीं। मैगी में मैगी मसाला नहीं डालो तो मैगी बन जाएगी क्या? नहीं। मैगी में मैगी ही नहीं डालो तो क्या वो मैगी बन जाएगी? नहीं। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई मैगी बनाने के लिए सारे इंग्रीडिएंट्स जो उसके हैं वो ज़रूरी होते हैं। उसी तरीके से पार्टनरशिप बनाने के लिए ये 5 इंग्रीडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई मेरी? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है मेरी, तो अब हम क्या करेंगे? हम जाएँगे हमारे बुक पे और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। हमको आज के टारगेट है कि हम 3 पेजेज़ पढ़ लें, 3 पेजेज़ पढ़ लें, ओके? थोड़ा-सा
थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है, बट हम इसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम 6 टू 7 लेक्चर्स में इसको उससे कम में भी कंप्लीट कर लें। बट ये बहुत ईज़ी है, पार्टनरशिप इज़ वेरी ईज़ी, वेरी फन टू अंडरस्टैंड एंड बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड है। तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको ईज़ी समझ में आएगा, ठीक है? ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कहीं भी किसी भी लेवल पे जाके ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आपने कंपनी लॉ पढ़ा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं उसमें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा आपने, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग माइन्यूट से डिटेलिंग अलग-अलग है। पार्टनरशिप एक्ट बहुत ही सिंपल, बहुत स्वीट, बहुत अच्छा-सा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब मैं पढ़ती थी अपने स्टूडेंट लाइफ में पार्टनरशिप। तो ये बहुत ईज़ी चैप्टर था, आराम से अब निकल जाता था, समझ में नहीं आता था कि कब ये स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, ठीक है? इट इज़ वेरी स्वीट एंड सिंपल चैप्टर, हम उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल प्यार से इसको पढ़ना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की, ठीक है? इंट्रोडक्शन तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा सब चैप्टर्स में। Yes. So the Indian Partnership Act 1932 came into force with effect 1st October 1932, except Section 69, which came into force on 1st October 1933. इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1st अक्टूबर 1932 को आया था। बस एक सेक्शन नहीं इन्फोर्स हुआ था। एक सेक्शन कौन सा है? 69। सेक्शन नंबर 69 कब इन्फोर्स हुआ? उसके नेक्स्ट ईयर हो, 1st अक्टूबर 1933 को एनफोर्स हुआ था। ऐसा होता है कि कभी-कभी पूरा एक्ट लिख जाए, उनमें से कुछ सेक्शन उस टाइम पे एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, या तो उसमें हमको कंसेंट नहीं मिला सबका, या अभी उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, उसको बेटर होना बाकी है, तो हम उस सेक्शन को एनफोर्स नहीं करते। उस सेक्शन को तब एनफोर्स करते हैं जब वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी में आ जाता है ना? तो यहाँ पे भी एक सेक्शन को हमने 1 साल बाद एनफोर्स किया था, बट ये पार्टनरशिप एक्ट कब आया है? 1932 में एक्ट आया है, ठीक है? It extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. The word except the state of Jammu and Kashmir has been omitted by Act 34 2019 and the fifth schedule with the effect. मतलब कि अब ये पूरे इंडिया में ये लाइन को हटा दो, ठीक है? इस लाइन को ओमिट कर दिया गया है। इस लाइन को कट कर दो इस तरीके से, ठीक है? इस लाइन को ओमिट कर दिया गया है, अब ये होल ऑफ इंडिया पे इफ़ेक्ट करता है, होल ऑफ इंडिया। पहले क्या ना एक्ट्स ऐसे बनते थे कि वो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज़ उसका रीज़न है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, वो इंडिया का पार्ट अपने आप को समझता ही नहीं था, इसलिए कोई लॉ पास ही नहीं हुआ था कि जो उसको इंडिया का पार्ट बना सके। अब क्या हो गया, अब अब जब मोदी जी आ गए, तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को अपना पार्ट बना लिया, ठीक है? इंडिया का पार्ट बन चुका है, तो अब होल ऑफ इंडिया का मतलब होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड है, मतलब ये एक्ट जो है पूरे इंडिया पे चलेगा, पूरे इंडिया में यही एक्ट चलेगा, जब भी कोई पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप एक्ट चलेगा, ठीक है? It lays down the important provisions relating to partnership contract. पार्टनरशिप के बारे में जितने important provisions हैं हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. However, the general principle of the Indian Contract Act 1872, which formally contain the provisions of partnership law, shall apply so far as they are not inconsistent with the act. मतलब क्या है? पार्टनरशिप एक्ट आने के पहले जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसके पहले सबसे पहले वो आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872। तब उसमें पार्टनरशिप के बारे में ऑलरेडी प्रोविजंस दिए हुए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में पार्टनरशिप एक्ट बना ही नहीं था, बट पार्टनरशिप तो थी, तो हमने उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही जोड़ दिया था, तब तब पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी, ठीक है? तो जो भी प्रोविजंस पार्टनरशिप के बारे में 1872 में है, वो भी अप्लाई होंगे पार्टनरशिप पे, एंड दोनों पार्टनरशिप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, ठीक है? कि यहाँ के प्रोविजंस कुछ और लिखे हैं, यहाँ पे कुछ और बोला गया है, ठीक है? हमें वो होता है कि मैगी बनाना है, हम यिप्पी बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मैगी बना रहे हो तो आप ये देखो कि मैगी की जो चीजें हैं उसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, है ना? मैगी के हिसाब से तो चल रहे हैं क्या? तो ठीक है, आपकी मैगी फिर सही बन रही है ना? आप कुछ अलग जाके नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे ही कि मैगी में हमने फैंटा डाल दी, मैगी में आइसक्रीम डाल दिया, केक डाल दिया, ये कौन-सी बात है? मतलब आप कॉन्ट्रडिक्ट ही कर रहे हो, उसके पर्पस को ही डिफीट कर रहे हो कि वो मैगी है, भाई उसको मैगी रहने दो, हमें वैसी पसंद है वो। यस, सो यहाँ पे यही बोला गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं पार्टनरशिप के बारे में, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है?
ये दिया है सेक्शन 3 में। कहाँ दिया है? सेक्शन 3 में। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक काम करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग एवरी एस्पेक्ट अपन ना सारे सेक्शंस का एक लिस्ट बना लेंगे कि हम बस उसको टाइम टू टाइम गो थ्रू करते हैं, तो हमें याद रहे कि क्या क्या सेक्शन है। वैसे अपने कितने 5 से 6 चैप्टर्स हैं वो उसमें लॉ में, एंड सब में सेक्शंस हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी है, पार्टनरशिप में भी है, कंपनी लॉ में भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है। ठीक है, ऐसा ना हो कभी कि कुछ लिखा आ जाए और आपसे पूछ ले कि इस ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। वैसे वो इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कोट करते हैं और अपन इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो पढ़ के चलेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट सेक्शन उनका नंबर पढ़ के चलेंगे। कभी गलती से, वैसे ज्यादा नहीं आएगा, बट कभी गलती से हिट हो गया तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज होना चाहिए कि हाँ हमने ये पढ़ा था। अगर कभी आपको याद आ गया उस टाइम पे सेक्शन नंबर क्या था, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एज क्रिएट करेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ओके, यस। अब आते हैं डेफिनेशन, जो मैं आपको बता दी थी 5 इंग्रेडिएंट्स मिला के, ठीक है। 5 बूंदों वाला, है ना। अभी हम मैगी की बात कर रहे थे, अब उजाला की बात करने लगे। तो यस, 5 इंग्रेडिएंट्स, ये 5 इंग्रेडिएंट्स होंगे तो ही पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है, पार्टनरशिप के क्या है? 5 इंग्रेडिएंट्स है, और ये 5 इंग्रेडिएंट्स बन के ही क्या बनती है? पार्टनरशिप। अगर ये 5 इंग्रेडिएंट्स ना हो तो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। सेक्शन 4 में लिखी थी डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट के, क्या लिखी है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, 2 or more पर्सन्स, यहाँ पे आ गया हु हैव अग्रीड, ठीक है। पहला आपका इंग्रेडिएंट हो गया, दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया टू शेयर प्रॉफिट्स, तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया प्रॉफिट्स का, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस हो गया आपका चौथा इंग्रेडिएंट, कैरीड बाय ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग एज कॉल, ये आपका हो गया 5वां इंग्रेडिएंट, विच इज म्यूचुअल एजेंसी का, कि कोई एक उनके लिए काम करे, या एक एजेंट बन के सारे पार्टनर्स के लिए काम करे, या सारे पार्टनर्स काम करे, दैट इज कॉल्ड एजेंसी, एंड इज डिसाइडेड म्यूचुअली, तो दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। अगर मैं किसी और के लिए एक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं उसकी एजेंट की तरह एक्ट कर रही हूँ, है ना। मैं उसकी एजेंट की तरह एक्ट कर रही हूँ, जैसे कि डायरेक्टर्स कंपनी के लिए एक्ट करते, कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर्स एक्ट करते, कंपनी तो एक्ट नहीं कर सकती डायरेक्टली, तो डायरेक्टर्स करते, तो डायरेक्टर क्या होते? एक तरीके के एजेंट होते हैं कंपनी के, राइट। वैसे ही यहाँ पे पार्टनर्स में या तो कोई एक पार्टनर सबके लिए एक्ट करे, या तो सारे पार्टनर्स एक साथ काम करें, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन किससे बन रही है? 5 इंग्रेडिएंट से बन रही है, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस भी दिया हुआ है डेफिनेशन का, वो भी देख लेते हैं। टू बिकम पार्टनर्स, अगर आपको पार्टनर्स बनना है, देन फॉलोइंग एसेंशियल मस्ट एग्जिस्ट, क्या क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। 2 पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ एन अग्रीमेंट, कोई रिलेशनशिप जिसमें अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन 2 or more पर्सन्स टू डू अ बिजनेस, ठीक है। दोनों लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप बना है पार्टनरशिप का, कहाँ से आया? ये अग्रीमेंट से आया है, अग्रीमेंट बना हुआ है। द अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, कि प्रॉफिट जो है, जो पैसा आएगा, उसको शेयर भी करा जाएगा, ये अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग एज ऑल, ठीक है। बिजनेस या तो कोई एक करेगा या तो सब करेंगे, है ना, म्यूचुअल एजेंसी वाला। All the above 4 elements must coexist before partnership can come into existence. If any of them is absent, there cannot be relationship. यहाँ पे लिखे 4 elements, actually 5 होते हैं, 5 elements ही होते हैं, हम 5 elements अभी नीचे पढ़ेंगे। इन पांचों के पांचों एलिमेंट्स में से कोई भी अगर मिसिंग है, तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं मानते। जब भी पार्टनरशिप का कोई केस जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट पहले ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो है, ये 5 एसेंशियल जो है, ठीक है, ये जो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स जो है, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं उस बिजनेस में, तभी वो उसको पार्टनरशिप मानेगी। सेक्शन 4 में दिया है पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म में, तीनों, किसको पार्टनर बोलेंगे, किसको फर्म बोलेंगे, और कहाँ किसको फर्म का नाम बोलेंगे। तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, क्या बोलते हैं उनको? पार्टनर्स, ठीक है। कि जितने लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में आए हैं एक साथ,
है ना, एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए उनको इंडिविजुअली क्या कहा जाएगा, पार्टनर्स। ठीक है, ये दो पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है, चार पार्टनर्स है, तो मतलब ये पार्टनर्स है इंडिविजुअली। ठीक है, कलेक्टिवली उनको क्या कही जाएगी, फर्म। हम हर बार पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोलेंगे, हम उनको कलेक्टिवली क्या बोल देंगे, फॉर्म। क्या बोल देंगे, फॉर्म। अगर हमने फॉर्म बोला मतलब कि क्या है, वो पार्टनरशिप है। अगर हमने फॉर्म बोल दिया मतलब वो क्या है, पार्टनरशिप है। ठीक है, द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म। ये तो इजी है कि जिस भी नाम के अंडर वो बिजनेस कर रहे हैं मतलब फर्म नेम है। जिस भी नाम के अंदर मैं कैफे चला रही हूँ उसको क्या बोलेंगे, फर्म नेम बोलेंगे। ठीक है, मान लो कि मैं चला रही हूँ मैगी कैफे, मैगी कैफे। तो मेरा मैगी जो है वो नाम, मैगी कैफे जो है वो क्या हो गया, मेरा नाम हो गया, क्या हो गया, फॉर्म का नाम हो गया। इजी था। सेक्शन 4 में पार्टनर्स फॉर्म्स एंड फॉर्म नेम की बात की गई है। पार्टनर्स फॉर्म्स एंड फॉर्म नेम की बात की गई है। नीचे दिया हुआ है लीगल स्टेटस ऑफ फॉर्म। लीगल स्टेटस अगर फॉर्म को नहीं मिलेगा तब तक आप कोर्ट में कुछ भी डिस्प्यूट लेके नहीं जा सकते, जब तक लीगली वो वैलिड नहीं है। तो लीगल स्टेटस कैसे मिलेगा एक पार्टनरशिप फॉर्म को, लीगल स्टेटस क्या है, फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म नाम जिसको हम फॉर्म बोल रहे हैं ना उसका। इन लॉ अ फॉर्म इज ओनली अ कन्वीनियंट फ्रेज फॉर डिस्क्राइबिंग द पार्टनर्स। कि जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फॉर्म में आए, तो फॉर्म जो नाम दिया गया उनको सिर्फ एक कन्वीनियंट वे है यूज करने का, कि हम सारे पार्टनर्स को अगर एक साथ कुछ बुलाना चाहते हैं, कलेक्टिवली उनका एक नाम देना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, फॉर्म्स। अ फॉर्म हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब जैसे कंपनी और कंपनी के मेंबर्स सेपरेट लीगल एंटिटी थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग है, अलग माना जा रहा है, मतलब कंपनी को हमने सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई थी। यहाँ पे पार्टनरशिप में जो फर्म है उसके पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कि अगर पार्टनर्स है तब तक फर्म है, अगर पार्टनर्स नहीं होंगे तो फर्म भी नहीं होगी, तो फर्म भी नहीं होगी। ठीक है, तो पार्टनर्स और फर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। अगर पार्टनर्स नहीं है तो फर्म नहीं होगी। ठीक है, अगर पार्टनर्स है तो फर्म होगी। ठीक, इट इज नीदर अ लीगल एंटिटी नॉर अ सेपरेट पर्सन लाइक अ कॉर्पोरेशन। मतलब कंपनी की तरह ना तो ये इसके पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है, ना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ना ये सेपरेट पर्सन है। ठीक है, ये क्या है, ये पार्टनर ही है, पार्टनर ही को ही फर्म बोल रहे हैं। जो कलेक्टिवली पार्टनर का ग्रुप है उसको फर्म बोल रहे हैं। अगर पार्टनर्स ही नहीं होंगे तो फर्म भी नहीं होगी। इट इज merely a collective name of the members of the partnership। समझ में आ गया कि मेंबरशिप और मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप को कलेक्टिवली हमने नाम दे दिया फॉर्म का, एंड उनको फॉर्म बोल दिया। ठीक है, वो अलग नहीं है। इसके लिए केस लॉ आया था, बहुत ही अच्छा केस लॉ, मुंशी राम वर्सेस म्युनिसिपल कमिटी। केस में क्या था, अ फर्म इज अ नॉट लीगल पर्सन। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, बस ये लिखा हुआ है, उतना ही समझो। क्या हेल्ड हुआ था कि अ फर्म इज नॉट लीगल पर्सन, इट इज नो डिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर। ना तो उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ना कोई डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है, लाइक अ कंपनी। वो ऐसा तो नहीं कि कंपनी की तरह किसी पे डिपेंड नहीं करती, है ना, इंडिपेंडेंट ही चलती है। अगर मेंबर्स रहे तो ठीक है, मेंबर्स मर गए तो भी वो कंपनी चली रही है, नहीं। पार्टनरशिप में क्या होता है, फॉर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स हैं जब तक जिंदा, उस पार्टनरशिप में है, साथ में काम कर रहे हैं, तब तक वो फॉर्म रहेगी। जैसे पार्टनर्स टूट गए, पार्टनर्स अलग हो गए एक दूसरे से, कोई भी पार्टनर मर गया उसमें से, कोई काम करने के लिए नहीं है अब, तो वो फॉर्म भी खत्म हो जाएगी उन्हीं के साथ साथ। It is only a compendious description of individuals composing the firm। मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ एक कलेक्टिवली उनको डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि उनको एक साथ क्या बोला जाएगा। अगर बहुत सारे पार्टनर्स एक साथ काम करने के आ गए तो उनको क्या बोला जाएगा, फर्म। बस यही लिखा हुआ है उसमें। ये बताया गया है इस केस लॉ में कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनर्स और फर्म एक दूसरे से अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस नहीं है फर्म का। ठीक है, एंड उनको सिर्फ एक कलेक्टिव नाम दिया हुआ है पार्टनर्स को, उसको बोला गया है फॉर्म। ठीक है, क्या ये क्लियर है, क्या हमको फर्स्ट पेज पूरा क्लियर है, एंड क्या ये बहुत इजी है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसी को हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और यही होता जाएगा। एक बार आप ये 2-3 पेजेस समझ लोगे ना, तो आपको जो आगे की चीजें हैं ना वो ऐसे ऐसे समझ में आएंगी, ऐसे। चलो हम रूल्स पढ़ते हैं, एंड ये जो टेस्ट है ये पढ़ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग फॉर्म नेम।
अगर अगर आपको फर्म का नाम रखना है तो उसके भी कुछ रूल्स है। फर्म का नाम रखने के लिए भी कुछ रूल्स है। ऐसा नहीं आपने कुछ भी रख दिया, ठीक है, कोई भी नाम लगा दिया उसमें। हमने हमने कंपनी तो खुली नहीं, फॉर्म चला रहे हैं, हमने उसके आगे लिमिटेड लगा दिया। ऐसा नहीं है, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पार्टनर्स में कैरी ऑन बिजनेस अंडर अ नेम स्टाइल दे चूज, नेम एंड स्टाइल दे चूज, ठीक है, नेम एंड स्टाइल बोला जाता है, नेम एंड स्टाइल दे चूज प्रोवाइडेड। क्या क्या होना चाहिए फॉर्म के नाम में? दे डू नॉट वायलेट रूल्स रिलेटिंग टू ट्रेड नेम और गुडविल। किसी और का नाम मत लो, ठीक है, किसी का ट्रेड नेम और गुडविल से रिलेटेड जो भी रूल्स है उसको वायलेट मत करो। दे डू नॉट अडॉप्ट अ नेम लाइकली टू मिसलीड द पब्लिक। ऐसा कोई नाम मत रखो जिससे आप पब्लिक को मिसलीड कर सकते हो। एक सेकेंड ना। यस, हाँ, तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि दे डू नॉट वायलेट रूल्स रिलेटिंग टू ट्रेड नेम और, हाँ, ट्रेड नेम और गुडविल। कि ट्रेड नेम और गुडविल के हिसाब से जो रूल्स रिलेटिंग है उसके नाम के हिसाब से कि ट्रेड नेम कैसा होना चाहिए, गुडविल के हिसाब से नाम क्या होना चाहिए, वो रूल्स वायलेट नहीं हो रहे। सबसे पहले ये था। दूसरा, कि आप पब्लिक को मिसलीड ना करो। आपने एक छोटी सी इंस्टीट्यूट चला के रखा है, उसका नाम लिख दिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसका नाम लिख दिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और लोगों को क्या मिसलीड लगा कि ये गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूट है। आपने ये गवर्नमेंट नाम यूज कर लिया, तो ये लग रहा है कि लोगों को गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो मतलब आप मिसलीड कर रहे हो पब्लिक को। तो मिसलीड मत करो, ठीक है, मिसलीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। दे डू नॉट यूज अ सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग रेप्यूटेड फर्म। मतलब कि मैंने अपना एजुकेशन फर्म खोली और मैंने उसका नाम रख दिया रिलायंस एड्यूटेक, ठीक है, मतलब लोगों को क्या लगेगा कि रिलायंस का फॉर्म है, ये रिलायंस का ही एक कोई फॉर्म है, ठीक है, लोगों को क्या लगेगा रिलायंस का ही कोई पार्ट है। तो मतलब इससे क्या होगा कि हमें दूसरा के जो सिमिलर जो रेप्यूटेड फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अडानी हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गई, ठीक है, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनसे ऐसे ही नाम हमको यूज नहीं करना है, ऐसे ही नाम हमको यूज नहीं करना है। इससे क्या लगेगा कि हम उन्हीं से रिलेटेड है ना, इससे क्या लगेगा कि हम उन्हीं से रिलेटेड है। तो हमको कोई भी एग्जिस्टिंग या सिमिलर नेम यूज नहीं करना है, सिमिलर किसी एग्जिस्टिंग रेप्यूटेड फॉर्म से यूज नहीं करना है। दे डू नॉट यूज इम्प्लाइंग गवर्नमेंट पैट्रोनेज और सैंक्शन। मतलब कि वही मैंने आपको ये बताया था गवर्नमेंट वाला, कि आप कोई गवर्नमेंट कोई सैंक्शन जो है उससे रिलेटेड आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर के नाम पे आपने जैसे कि पीएम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब कि आप पीएम का नाम यूज करो, पैट्रोनेज का नाम यूज करो, गवर्नमेंट के पैट्रोनेज का नाम यूज करो, मोदीज एजुकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा ही यूज कर लिया, तो उससे क्या लग रहा है कि किसी और का नाम आप यूज कर रहे हो, ठीक है। हम ऐसे फॉर्म्स नेम नहीं रख सकते। अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी यूज द वर्ड लिमिटेड इन इट्स नेम। पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड नाम नहीं लगता है, वो सिर्फ कंपनी में लगता है। आप आप कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हो, मान लो कैफे कर रहे हो, तो मैंने मैगी कैफे लिमिटेड कर दिया, मतलब कि वो कंपनी लगने लगी, है ना, वो कंपनी। आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप उसी तरीके से बिहेव करो ना, उसी तरीके से अपना नाम रखो ना, ठीक है। आप क्यों दूसरा नाम रखने की कोशिश कर रहे हो? मान लो कि मैं इंसान हूँ, या मान लो कोई इंसान है, उसका नाम है टॉमी, ठीक है। टॉमी तो कुत्ते का नाम होता है, उसका नाम रहने दो ना, डॉग का नाम रहने दो ना, क्यों इंसान का नाम टॉमी रख रहे हो? ठीक है। तो वही यही चीज यहाँ पे आती है कि हमको कैसे कैसे नाम चूज करने रहते हैं, कैसे नाम चूज करने रहते हैं और क्या नहीं करना है। मतलब यहाँ पे क्या दिए हुए रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं फॉर्म नेम चूज करने के लिए, कि क्या नहीं करना है, ये चीज नहीं करनी, उसके अलावा इसके अलावा कुछ है तो वो नाम रख लो, ठीक है। बट ये पांचों चीजें तो नहीं करनी, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, सिमिलर टू एग्जिस्टिंग रेप्यूटेड फॉर्म नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट पैट्रोनेज यूज नहीं होना चाहिए, लिमिटेड यूज नहीं होना चाहिए, और कोई जो भी ट्रेड नेम और गुडविल से रिलेटेड रूल्स है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पांच चीजें रूल्स है रिगार्डिंग फॉर्म नेम। ओके। अब आता है एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कि जो पांच इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे,
जो 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, बस उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है? एब्सेंस ऑफ एनीवन मतलब कि नो पार्टनरशिप। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, तो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। पहले तो इधर पे देख लो, 2 और मोर पर्सन्स ऑलरेडी वी नो, एग्रीमेंट होना चाहिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, समझेंगे अभी, ठीक है? बिज़नेस होना चाहिए लॉफुल एंड ऑनगोइंग, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम सट्टे का बिज़नेस करें पार्टनरशिप में, दैट इज़ नॉट अ लीगल बिज़नेस। लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए इन द आइज़ ऑफ द लॉ। प्रॉफिट शेयर करे, ऐसा हो सकता है कि लॉसेस शेयर ना करे, ऑप्शनल है, बट ये लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट में। बट प्रॉफिट्स तो वो शेयर करेंगे ही, प्रॉफिट्स तो शेयर, सिर्फ लॉसेस शेयर करने के लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते, बट प्रॉफिट शेयर करने के लिए आप पार्टनरशिप बनाते हो। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि टू टेस्ट है पार्टनरशिप का, म्यूचुअल एजेंसी कि दोनों जो जितने पार्टनर्स है वो एक दूसरे के लिए एज एन एजेंट काम करते हैं, एज एन एजेंट काम करते हैं, कि मैं और सुरभि पार्टनर है, तो मैंने अगर कुछ काम किया है तो सुरभि विल एक्ट एज एन मैं आई विल एक्ट एज एन एजेंट फॉर सुरभि। अगर कोई सुरभि ने काम किया, कोई डिसीजन लिया पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो शी इज एक्टिंग एजेंट फॉर मी एंड द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो लेट्स गेट इनटू इट वन बाय वन फटाफट। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ठीक है, दो और या दो से अधिक लोग होंगे तो पार्टनर्स बन पाएंगे। कोई एक इंसान है तो पार्टनर्स बन नहीं सकता, कोई एक इंसान पार्टनरशिप फॉर्म बना ही नहीं सकता। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हमें पार्टनरशिप करनी है। देयर फॉर एटलीस्ट टू पर्सन आर नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप, मतलब कि दो तो मिनिमम होने ही चाहिए। एक है तो पार्टनर है ही नहीं ना, आपको तो लॉजिकली ही समझो कि एक इंसान है तो पार्टनर्स है ही नहीं, पार्टनर है ही नहीं कोई, ठीक है? दो तो होने चाहिए मिनिमम, तब जाके वो दो लोग पार्टनर्स कहलाएंगे। पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पढ़े हैं हम ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वहां पे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, कि साउंड माइंड का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उसके बाद माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कोई एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए विच इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? पार्टनर्स में बी नेचुरल, आर्टिफिशियल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब यहाँ पे आप नेचुरल पर्सन तो है, बट यहाँ पे कंपनी को भी अलाउड है पार्टनरशिप में आने के लिए। अ कंपनी एक्टिंग एज एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है? दोनों हो सकते हैं, एक कंपनी है, एक इंडिविजुअल मतलब नेचुरल इंसान है, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। दोनों कंपनीज है तो भी हो सकता है, ठीक है, दोनों नेचुरल पर्सन है तो भी हो सकते हैं। तो मतलब कंपनी प्लस नेचुरल पर्सन, मतलब जो ह्यूमंस है, ठीक है, नेचुरल पर्सन जो है, जो ह्यूमंस है, वो भी दोनों मिलके भी पार्टनरशिप हम बना सकते हैं, दोनों मिलके भी पार्टनरशिप, मतलब कंपनी को भी अलाउ किया गया है। A corporation or limited partnership मतलब LLP, LLP is a kind of a company, LLP जो registered है as a company, partnership firm which is registered as a company, so company or LLP may itself become a partner in a general partnership if permitted by its articles। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि वो पार्टनर बन सकती है, अगर एलएलपी के आर्टिकल्स में लिखा है कि वो पार्टनर बन सकती है, तो इट कैन बिकम अ पार्टनर इन अ फॉर्म, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है? समझ में आया क्या? कि दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना? और चौथी चीज की कंपनी भी बन सकती है। समझ में आ गया? कितना इजी था, कितना इजी था, ऐसे निकल गया, ऐसे ही स्मूथली निकल गया। अब बात आती है अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट भी हमको पता है, अग्रीमेंट का मतलब क्या? पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन अग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होगा तभी तो पार्टनरशिप होगी। एक ने कंसेंट दे दिया, एक ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ कंसेंट ही नहीं दिया, ठीक है, तो उस चीज में पार्टनरशिप नहीं कहलाता। पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, ठीक है? मतलब कि एग्जांपल्स है वेयर इज नो पार्टनरशिप, मेंबर्स ऑफ अ एचयूएफ कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस, ठीक है? एचयूएफ यू नो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि लोग जो एचयूएफ में है वो पार्टनर्स नहीं कहलाते, वो पार्टनर्स नहीं कहलाते, वो सिर्फ मेंबर्स ऑफ एचयूएफ कहलाते हैं। यहाँ पे दूसरा दिया है, बर्मिजी बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच, मतलब कि उनमें कुछ लॉ होंगे, बर्मिसी बुद्धिस्ट लोगों में कुछ लॉ होगा, हस्बैंड वाइफ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। नेचर ऑफ अग्रीमेंट, द अग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, पढ़े हैं हम ऑलरेडी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आपने एक्सप्रेस करके बताया है कि हम ये पार्टनरशिप करने वाले हैं, बोला है, बोला है रिटर्न या ओरल तरीके से, रिटर्न या ओरल तरीके से बोला। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब कि हम कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ ऐसे जेस्चर्स कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि हम पार्टनरशिप में हैं।
ठीक है, ऐसे कुछ जेस्चर्स करें जिससे लग रहा है कि हम पार्टनरशिप में। द अग्रीमेंट मस्ट बी वैलिड, बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड बी बिटवीन कॉम्पिटेंट पर्सन्स। मतलब क्या वैलिड होना चाहिए, अग्रीमेंट के क्या टर्म्स है कि वो वैलिड होना चाहिए, किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, मतलब कोई अनलॉफुल चीज सट्टा नहीं खेल रहा है, कोई स्कैम नहीं करे, स्कैम करने के लिए पार्टनरशिप करिए, दैट इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग, होलसेल बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है, ये एंड कॉम्पिटेंट पर्सन के बीच में, विच आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अनसाउंड माइंड माइनर्स के साथ, इनके साथ नहीं। ठीक है, जो कॉम्पिटेंट है, अडल्ट है, साउंड माइंड का इंसान है, जो लॉफुली काम कर सकता है, हम उसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे। ओके, यस। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझ में आ गया कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, दोनों केसेस में हो सकता है। अगर मैं कुछ ऐसी हरकतें कर रही हूँ जिससे मेरे को जिससे लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं इसकी पार्टनर हूँ सेकंड पर्सन की, तो वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो गया। तो वो भी हो सकता है, वो भी पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगी। एक्सप्रेसली अगर हमने लिखा है, ओरली बोला है एक दूसरे को, या किया है कुछ एक्सप्रेस वे में, कुछ किया है रिटर्न या ओरल फॉर्म में, तो वो भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, वो तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। समझ में आया? तो अग्रीमेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है, मतलब कि बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में, नहीं तो वो फॉर्म नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं मानी जाएगी। पार्टनरशिप इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, कोई बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। विदाउट बिजनेस देयर इज नो पार्टनरशिप, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप। अगर कोई बिजनेस नहीं है, मतलब कोई पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप का मतलब ही है कि बिजनेस है। अगर बिजनेस कुछ भी नहीं है तो मतलब वो पार्टनरशिप है ही नहीं। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है। बिजनेस में इंक्लूड होता है कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कंडक्ट कर रहे हो। अगर सीए है एंड सीएस है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, वो हो गया पार्टनरशिप। दोनों कोई प्रोफेशनल्स है, वो काम कर रहे हैं, तो हो गया पार्टनरशिप। कोई सीएस एडवोकेट के साथ कर रहा है काम, तो वो हो गया पार्टनरशिप। कोई दो इंजीनियर साथ में काम कर रहे हैं, वो भी हो गया पार्टनरशिप। ठीक है, आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चला रहे हो, इसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, बिजनेस होगी तो पार्टनरशिप होगी। फीचर्स क्या है बिजनेस के, द टर्म इज यूज इन द सेंस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बिजनेस करेंगे, बिजनेस हो गया था, नहीं, यू आर कैरिंग ऑन, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में बिजनेस चल रहा है। इट इज कैरिंग ऑन, इट इज इन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, इट सजेस्ट द कंटिन्यूटी और रिपीटेशन ऑफ एक्ट, मतलब आप कंटिन्यूसली वो चीज कर रहे हो, कंटिन्यूसली वो बिजनेस कर रहे हो, तब जाके वो बिजनेस माना जाएगा। ओके, however it may also consist of a single adventure, a single undertaking, if there is continued participation for earning profits। मतलब कि हम सिर्फ एक 3 महीने की सेल्स के लिए, सिर्फ 3 महीने के एग्जीबिशन के लिए पार्टनरशिप में आए थे। इज दैट अ पार्टनरशिप? यस, दैट इज अ पार्टनरशिप। वो 3 महीने जो चला है बिजनेस, उसके लिए। तो कोई सिंगल अंडरटेकिंग करने के लिए भी अगर पार्टनरशिप में आए, तो भी उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे बिजनेस है, वहां पे बिजनेस है, उसको भी बिजनेस कहा जाएगा। सिर्फ जो 3 महीना एग्जीबिशन कहीं पे लगने वाली है, उसके लिए मैं और कोई और कोलैब कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस करने के लिए कोलैब कर रहे हैं, तो उसको भी बिजनेस माना जाएगा। ओके, उसको फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म मानी जाएगी। ठीक है, the business must be lawful and must be activity capable of earning profits if successful। मतलब कि lawful objective होना चाहिए एंड उसकी एक्टिविटी से प्रॉफिट्स अर्न होना चाहिए, मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो, अगर सक्सेसफुल हो गया तो इट शुड अर्न प्रॉफिट्स, इट शुड अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, तो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऐसी एक्टिविटी में कि हम प्रॉफिट्स, मान लो कि मैंने पार्टनरशिप किया सिर्फ डोनेशन देने के लिए, सिर्फ डोनेशन देने के लिए, क्या मैं उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ? नहीं। क्या उसमें कहीं मेरे को प्रॉफिट होगा? नहीं, मैंने तो डोनेशन देने के लिए किया है। दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज नॉट अ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। टू constitute a partnership, the parties must agree to carry on business and they must agree to share profits in common। मतलब कि कुछ बिजनेस करें एंड साथ में अग्री करें कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। दो लोग
दो से ज्यादा लोग जो पार्टनर्स है वो आए हैं, अग्रीमेंट किए हैं, ठीक है, कि बिजनेस करेंगे और बिजनेस से क्या कमाएंगे, प्रॉफिट्स, एंड दे विल शेयर। अब वो शेयरिंग रेशो जो है, उनका जो शेयरिंग रेशो जो है, जो रेशो रहता है, मान लो वो 60-40 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है, कि 90% एक पार्टनर के पास 10%। इट डिपेंड्स ऑन देम कि कितना उनने पार्टनरशिप फर्म में दिया है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो जितना अग्री किया है उतना। इस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको 50-50 करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको 50-50 करना है। वो किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकते हैं अपना प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मीन्स excess of returns over advances or excess of what is obtained over the cost of obtaining it। सिंपल डेफिनेशन दी है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कि जो भी हमने कमाया है ओवर द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, हमने उसको कमाने के लिए जो भी कॉस्ट लगाई है उसके ऊपर जितना हमने कमाया है, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं प्रॉफिट की डेफिनेशन, बस इतनी बताई गई, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट्स क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जनरली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ लॉसेस। अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो जनरली मतलब ये भी होता है कि शेयर आप लॉसेस भी शेयर करोगे। अगर आपने एक्सप्रेस किया हुआ है कि नहीं, शेयरिंग ऑफ लॉसेस हम नहीं करेंगे, तो वो एक असेंशियल अग्रीमेंट नहीं है, असेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है लॉसेस शेयर करना। प्रॉफिट शेयर करना इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट। ठीक है, लॉसेस शेयर करना है करो, नहीं करना है मत करो, आप अपने एग्रीमेंट में लिख दो कि हम लॉसेस शेयर नहीं करेंगे, दैट इज फाइन, बट प्रॉफिट्स तो शेयर होने ही चाहिए, प्रॉफिट्स शेयर होना इज मैंडेटरी, वो एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है। यहीं पे ये लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स असेंशियल है एंड शेयरिंग ऑफ लॉसेस असेंशियल नहीं है। आप लॉसेस शेयर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दोनों चीजें हो सकती है, बट प्रॉफिट्स तो शेयर होने ही चाहिए। Thus, one or more persons may bear all losses. Partners may share profits in fixed proportion or in specific sums. कि या तो एक कोई पार्टनर ने सारे लॉसेस बेयर करना है, उसने बोल दिया कि मैं सारे लॉसेस बेयर कर लूंगा, साथ में बस काम कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, वो भी चल जाएगा, बट प्रॉफिट्स तो एक स्पेसिफाइड प्रपोर्शन में, फिक्स प्रमोशन में, या इतना बोला है कि इतना प्रॉफिट होगा तो हम इतना इतना बांट लेंगे, बाकी सब कुछ इन्वेस्ट कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। प्रॉफिट्स तो शेयर होने चाहिए, लॉसेस शेयर हो या ना हो, दैट इज ओके। ओके, देयर इज नो पार्टनरशिप where only one partner is entitled to whole profits। कोई पार्टनरशिप नहीं है ऐसी जहां पे सिर्फ एक ही इंसान को पूरा प्रॉफिट मिले। सिर्फ एक ही इंसान को अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मतलब वो पार्टनरशिप नहीं है, वो पार्टनरशिप नहीं है। बट एक इंसान अगर पूरा लॉस कवर करना चाहता है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। बट प्रॉफिट्स तो सब पार्टनर्स में शेयर होने चाहिए उनके प्रपोर्शन के हिसाब से। ओके, लास्ट आता है आपका म्यूचुअल एजेंसी। अभी तक हमने जो पढ़ा, टू और मोर पर्सन का एसोसिएशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, ये सब बहुत इजी थे आपको समझने के लिए। अब बात आती है म्यूचुअल एजेंसी की, मतलब ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको पार्टनरशिप को देखना है, उसका ट्रू टेस्ट करना है कि पार्टनरशिप है कि नहीं, आप देखो कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है कि नहीं। म्यूचुअल एजेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी तभी आती है जब आप में आपको पता है कि आप एक दूसरे के एजेंट हो। मतलब अगर मैं कुछ काम डिसीजंस कर रही हूँ, डिसीजंस ले रही हूँ पार्टनरशिप के लिए, मतलब मेरा पार्टनर भी लायबल है उन डिसीजंस के जो मैंने लिए हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, मैं कुछ कुछ भी डिसीजन ले रही हूँ पार्टनरशिप फॉर्म में, मतलब माय पार्टनर्स आल्सो लायबल टू दोज डिसीजंस। जो डिसीजन मैंने ले लिया उस पे मेरा पार्टनर को भी वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा, उसी तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। मतलब आई एम एक्ट एज एन एजेंट, आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस पार्टनर। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, ईच पार्टनर इज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स एंड अ प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या है, प्रिंसिपल एजेंट है, प्रिंसिपल एजेंट है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द फ्रेज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग एज ऑल, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी का। ठीक है, या तो सब एक्ट कर रहे हैं, या तो कोई एक सबके लिए एक्ट कर रहा है, या तो कोई एक सबके लिए एक्ट कर रहा है, दैट इज पार्टनरशिप ऑल्सो, क्योंकि कोई एक सबके लिए एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप रहती है पार्टनरशिप में। इम्प्लीकेशंस क्या है कि सार एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। मतलब कि जो डिसीजन मैंने फर्म के लिए लिया है
वो सबको बाइंड कर रहा है, फर्म को बाइंड कर रहा है और दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड कर रहा है। पार्टनर ये नहीं बोल सकता ये तो मैंने डिसीजन लिया है, ये तो दूसरे पार्टनर ने लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने फर्म ने डिसाइड किया है वो बाइंड कर रहा है फर्म को भी और पार्टनर्स को भी। ईच पार्टनर एक्ट बोथ फॉर हिमसेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। सारे पार्टनर्स खुद के लिए भी एक्ट कर रहे हैं और दूसरों के बिहाफ पे भी एक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एजेंसी क्रिएट होती है। एजेंसी क्रिएट होती है। अगर किसी एक के एक्ट से दूसरा भी बाइंड हो रहा है उस एक्ट के लिए, किसी एक के एक्ट से दूसरा इंसान भी लायबल है उस एक्ट के लिए, तो मतलब कि वो एजेंसी। मान लो मैं पार्टनरशिप फॉर्म में हूँ सुरभि के साथ। मैंने किसी कस्टमर को बोला कि ठीक है आप कल आइएगा, मैं आपको ये कल सैंपल्स दे दूंगी। ठीक है मैं आपको कल सैंपल्स दे दूंगी, बट कल के दिन तो मैं वहां थी नहीं, पर मैंने एक्ट तो कर दिया। मैंने बिजनेस के लिए डिसीजन तो ले लिया कि मैं कल सैंपल्स दे दूंगी सामने कस्टमर को, है ना। तो अगर कल सुरभि बैठी है, सुरभि बैठी हुई बिजनेस में, है ना, एंड बिजनेस में मतलब अपने शॉप पे बैठी हुई है सुरभि, एंड वो कस्टमर आता है बोलता है कि नहीं कल तो आपने आप लोगों ने बोला था कि आप मुझे सैंपल्स देंगे। सुरभि मना नहीं कर सकती। अगर मैंने बोल दिया है, मैंने एक्ट कर लिया है, तो वो भी लाइबल है वो चीज करने के लिए जिस पे मैंने एक्ट कर दिया है। उसको भी बाइंड हो गया, मतलब उसको सैंपल्स देने पड़ेंगे, चाहे वो देना चाहे नहीं चाहे, उसको देना पड़ेंगे। मतलब आई हैव एक्टेड एन एजेंट फॉर दैट, फॉर सुरभि, ठीक है, फॉर माई पार्टनर। तो वो सबको बाइंड कर रहा है, फॉर्म को भी बाइंड कर रहा है, पार्टनर को भी बाइंड कर रहा है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पे बस एक डायग्राम दिया है कि पार्टनर ए प्रिंसिपल एजेंट दोनों होता है, पार्टनर बी भी प्रिंसिपल एजेंट दोनों होता है। ठीक है, मतलब कि ए विल एक्ट एज एन एजेंट फॉर बी एंड बी विल एक्ट एज एन एजेंट फॉर ए। यहाँ पे जो दिया है ना ऐसा और ऐसा, कि ए विल एक्ट एज एन एजेंट फॉर बी एंड बी विल एक्ट एज एन एजेंट, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, मतलब टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। Essential requirement: there must be circumstances showing that each alleged partner was acting as a real agent, implied agent और for the others। मतलब कि वो पार्टनर का नाम लेके कुछ काम कर रहा है, फर्म का नाम लेके कुछ काम कर रहा है, कोई बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उसी के लिए कुछ काम कर रहा है, ठीक है, उसी के लिए कुछ एक्ट कर रहा है। ये शो होना चाहिए, ठीक है, ये शो होना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि वो म्यूचुअली एजेंसी में काम कर रहा है। ठीक है, the partners conducting the business acts not only for himself but for all the partners। अभी तक हम चार छह बार ये लाइन सुन ली है कि या तो खुद के लिए नहीं, खुद के लिए एंड सारे पार्टनर्स के लिए, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए वो काम कर रहा है। कोई भी पार्टनर का बिजनेस का एक्ट कोई कंडक्ट कर रहा है, उस पार्टनरशिप के रिलेटेड बिजनेस से कोई एक्ट कंडक्ट कर रहा है, मतलब वो खुद के लिए भी वही काम कर रहा है और पूरे पार्टनर्स के लिए भी वो काम कर रहा है। ओके, दिस इज द कोर प्रिंसिपल। ओके, इसके बाद आता है फॉर्मेशन कैसे होती पार्टनरशिप की। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? पांच इंग्रेडिएंट समझ में आ गए। इन्हीं पांच इंग्रेडिएंट से क्या बनता है हमारा, डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन कहाँ लिखी है? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन लिखी हुई है। रूल समझ में आ गया कि फर्म नेम का क्या रूल होना चाहिए, पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम किसको बोला जाता है वो समझ में आ गया। इज इट क्लियर? आई होप कि ये सेशन में आपको अच्छा एक आइडिया लग गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे कि पार्टनरशिप बनाई कैसे जाती है, पार्टनरशिप फर्म को बनाया कैसे जाता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम वो समझेंगे। ठीक है, बट आज के लिए हम यही रुकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट्स है यू कैन रीच मी आउट। तब तक के लिए बाय बाय।